हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आप लोग के लिए 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी करवाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग के लिए हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप कलर का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी लेवल का। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके आपकी बेसिकली वहीं से आती है। तो हम जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें हमारे साइंस की सीरीज स्टार्ट है, हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट है और साथ ही ज्योग्राफी की सीरीज भी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी, पृथ्वी हमारा आवास। सोशल साइंस के जब बात करते हैं तो 3 पार्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक और आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हमने यहाँ से स्टार्ट की है और ज्योग्राफी की इस बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तब तक एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट हो चुकी हो, तो आप रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं और इस वीडियो में हम सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स होगा ये। हो सकता है इसमें 1.5 से 2 घंटे या थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए, डिपेंडिंग। तो उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि इसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, साथ ही सौरमंडल की बहुत सारी टर्म्स हैं वो हम जानेंगे। इस एनसीईआरटी में पूरी कोशिश की गई है कि आप लोग के लिए हर एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जहां जहां पिक्चर जरूरी हो वहां वहां पिक्चर डाली गई है और एक एक इंपॉर्टेंट लाइन जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम को लेकर, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक अलग से उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस पीडीएफ को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी जल्द ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तो सौरमंडल में पृथ्वी शुरू करने से पहले एक और चीज आप लोग को बता दूं, अगर आप जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स की, और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें आप जो है अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8447410108 पर आप हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, सिटी, इस तरीके से आप जो है मेंशन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर होगा आपका 8447410108। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ लिख के, 8447410108। इस पे अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम हमें आप मैसेज कर दीजिए। साथ ही अगर अभी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आगे की एनसीईआरटी सीरीज हो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में अर्थ, पृथ्वी, यानी कि अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। सबसे पहली जो टर्म है पूर्णिमा। पूर्णिमा, अमावस्या हम सब लोगों ने सुनी है। तो ये पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा होती है जब हम पूर्ण चंद्र होता है, और पूर्णिमा और अमावस्या महीने में एक बार आती है। एक बार पूर्णिमा और एक ही बार अमावस्या। और जैसे कि 15 दिन का होता है, 15 दिन में अमावस्या आती है, 15 दिन में पूर्णिमा आती है। तो यानी कि महीने में एक बार पूर्णिमा आएगी और एक बार अमावस्या आती है। ठीक है। तो ये इस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आपको उनकी इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। जब चांद जो है वो पूरा चमकता हुआ आपको दिखाई देता है आसमान में, तो वो होती है पूर्णिमा। अगली जो टर्म है हमारी वो है दोस्तों अमावस्या। अमावस्या 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, ये एक महीने में दिखाई देती है ये भी। और नई चंद्रमा की रात्रि को हम कहते हैं अमावस्या। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा में हुआ पूरा उगता है, पूरा अच्छे से आपको दिखाई देता है, फिर घटते 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 15 दिन में ऐसा हो जाता है कि आपको बस आउटर लाइन दिखाई देती है और कुछ भी नहीं दिखाई देती और उसमें रोशनी नहीं होती। तो जो नई चांद की, जहां पर आपको चांद चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, वो आपकी अमावस्या है, जहां पर आपको की सिर्फ आउटर लाइन दिखाएगी, बिल्कुल भी इसमें प्रकाश नहीं दिखता है। ठीक है। हम बोलते हैं ना अंधेरी रात, चांदनी रात। तो चांदनी रात जब ये पूर्णिमा वाला पीरियड चल रहा होता है 15 दिन का, और अंधेरी रात जब ये 15 दिन का अमावस्या वाला पीरियड चल रहा होता है। खगोलीय पिंड।
खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य है, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उनको हम कहते हैं दोस्तों खगोलीय पिंड। अब ये बड़े आकार में भी हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं, गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है, जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में ये उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है, खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, तो ये सब क्या हमारे खगोलीय पिंड है। कोई भी बॉडी जो है वो खगोलीय पिंड है जो आसमान में चमक रही है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होती है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, ये सब क्या है? इसी तरीके के एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि क्या होता है? ये 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग होता है। अब ये सप्तमंडल कैसे होता है? ये आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। ये ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 और 3 7 तारे यहाँ पर हैं, इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट है जो हमारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है कि प्राचीन समय में लोग रात में जब दिशा देखनी होती थी तो तारों की मदद लेते थे। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसे हम कहते थे ध्रुव ध्रुव तारा। ये उत्तरी तारा है, इसी को हम ध्रुव तारा बोल रहे हैं जो कि हमें दिखाता है उत्तर दिशा। आप इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या है? उत्तर दिशा है हमारी। नेक्स्ट टर्म है हमारी ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, तो वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड कहलाते हैं ग्रह। तो क्वेश्चन अगर आए क्या ग्रह को अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है? तो नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसके प्रकाश से चमकते हैं? तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो आपको एक-एक लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़नी है और बहुत ही ध्यान से समझनी है। हर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट लाइन ही देखें हम, खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। तो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? खगोल शास्त्री कहेंगे। जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहा जाता है, ग्रह। ठीक है, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? प्लैनेट भी कहते हैं। और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है ग्रह, और जिसका अर्थ है कि परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। अब आप इसमें बोलेंगे ग्रह की डेफिनेशन तो सिंपल सी है, ग्रह वो बॉडी जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उपग्रह वो जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या इतना सिंपल होगा? नहीं। क्वेश्चन ऊष्मा प्रकाश होता है कि नहीं होता है, किस शब्द से बना है, क्या अर्थ होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पृथ्वी। पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, एक ग्रह है पृथ्वी भी। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा तारे से प्राप्त करते हैं ग्रह। तो पृथ्वी का कौन से तारे से लेती है? सूर्य से लेती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है, अगर हम जो पृथ्वी है उसको दूर से देखेंगे। और अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं सूर्य से दूरी की, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको जब ग्रह पता याद करने हैं तो आपको ग्रह ऐसे भी याद करने हैं कि सूर्य के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ग्रह किस नंबर पे आता है। सूर्य से शुरू करें तो कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सौरमंडल में से पूछे जाते हैं ग्रहों पर। तो जो जो चैप्टर्स आते जाएंगे एनसीईआरटी के, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी उस तरीके से ये क्वेश्चंस भी आपके कवर होते जाएंगे। लेकिन आप स्पेशली अगर सौरमंडल के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप विजय सर का सोशल साइंस का सौरमंडल का चैप्टर देख सकते हैं। उनमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है इस चैप्टर को, सूर्य और ग्रहों के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब नेक्स्ट है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए, है ना। जैसे आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। तो यह पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह। ये तो अब तक सबको पता होंगे, 9 ग्रह पहले होते थे, अब 8 ग्रह हैं। क्यों?
क्योंकि जो हमारा प्लूटो था वो अब नहीं ग्रह है, वो क्या है, ड्राफ्ट ग्रह, ये ड्राफ्ट जो है हमारा है, यानी कि बोना ग्रह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये। इसके अलावा उपग्रह होते हैं या कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब मिलके निर्माण करते हैं सौरमंडल का। हमने सूर्य के बारे में जान लिया, ग्रह के बारे में जान लिया, उपग्रह के बारे में जान लिया, ठीक है? कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड क्या होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो ये पूरा जो परिवार मिलके, इसको हम क्या नाम देते हैं, सौर परिवार, सूर्य परिवार, सोलर फैमिली, तो ये सब, ठीक है, सौर मंडल। आगे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई कुछ टर्म जान लेते हैं। ज्योग्राफी तो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में होता है भूगोल, लेकिन ये किस भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी कि पृथ्वी के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। जियो प्लस ग्राफी, यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी यानी कि उसका विवरण अच्छे से। तो ज्योग्राफी क्या होती है, हमारी पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी की बात करें तो इसमें पृथ्वी का अध्ययन के बारे में, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो आप एक बार देख लेंगे। सूर्य क्या होता है, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, सबसे मेन हेड ऑफ द फैमिली होता है अपनी फैमिली में। तो सौर परिवार में हेड ऑफ द फैमिली कौन है, सूर्य है, सूरज है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से ये बना होता है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है, तो इसका भी जो फोर्स है वो सौरमंडल को बांधे हुए रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। अब बात करते हैं सौरमंडल के ग्रह की, तो 8 ग्रह हैं। अगर हम बात करें कि सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग कैसे हैं, तो सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के नजदीक है वो है दोस्तों बुध, फिर आता है शुक्र, फिर है हमारा पृथ्वी, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर ही सूरज का चक्कर लगाते हैं, और ये जो पथ पर ये चक्कर लगाते हैं सूरज के, वो उसको हम कहते हैं कक्ष, ठीक है, उसको हम कहेंगे कक्षा। नेक्स्ट प्लूटो था पहले, जिसको एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक हुई थी अगस्त 2006 में, तब यह निर्णय लिया गया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहा जाएगा। तो ग्रह मानने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो पूरी होती हैं, तो हम उसको ग्रह मानते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस प्लूटो पर लागू नहीं हुई, वो पूरी नहीं कर पाया। तो अगस्त 2006 से हमने प्लूटो को बोना ग्रह बना दिया, ड्राफ्ट ग्रह, ठीक है। भू आप ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण पृथ्वी के आकार को हम कहते हैं भू आप, ठीक है, भू आप कहा जाता है, यहाँ कहा आएगा, तो भू आप कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। तो ये तो आपको पता चल गया, नीला रंग यानी कि पानी के कारण। तो नीला रंग की बात यह है, यानी कि पानी है, तो 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम पृथ्वी का जो दूर से देखते हैं तो नीली रंग की दिखाई देती है, और इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी के पास जो नेचुरल, हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, उपग्रह की, तो वो हमारा इकलौता कौन है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब नील स्ट्रोंग का नाम आप सबने सुना होगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। अब बात करते हैं प्रकाश की गति की। प्रकाश की गति क्या होती है, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आपकी क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। देख रहे हो कितनी ज्यादा स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट लगती हैं। कहीं पर आपको 8 मिनट 52 सेकंड, तो इस तरीके से मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट आप जो भी
ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, तो लगभग जनरली 8 मिनट का समय लगता है। अगर सेकंड्स में दिया गया तो 8 मिनट 52 सेकंड आपको ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है? नेक्स्ट है मानव निर्मित उपग्रह, यानी कि जो आदमी ने बनाए कृत्रिम उपग्रह। तो ये क्या होते हैं? ये कृत्रिम पिंड होते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह की बात करें तो वो है इनसेट, आईआरएस, एजुसेट, ये सब चीजें। तो चंद्रमा की बात करें अगर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी और चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ अपना चक्कर जो पूरा करता है वो लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को पूरा कर लेता है, यानी कि अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी के चारों तरफ भी इसका जो टाइम है वो सेम है। वो कितना दिन है? 27 दिन है। इसी का कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब हम जानते हैं कुछ और खगोलीय पिंड के बारे में। कुछ और खगोलीय पिंड कौन से थे? हमारे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। अब इन ये क्या होते हैं? ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह की बात करें तो देखो इसमें ग्रह वर्ड है, क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटा, है ना? छोटा और ग्रह, तो मतलब जो ग्रह छोटा हो गया वो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन देखें। तो अब देखते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो ग्रह, ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो ये असंख्य हैं, बहुत सारे हैं ये छोटे पिंड भी क्या करते हैं, क्योंकि ग्रह ही वर्ड है तो ये भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को ही हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है दोस्तों उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं उल्का पिंड। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा हम कहते हैं, मिल्की वे। और हमारा सौरमंडल भी इस आकाश गंगा का ही एक भाग है, और हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी लाखों आकाश गंगाएं हैं। हम ही सिर्फ एक आकाश गंगा नहीं है। इसलिए तो बोला जाता है कि इस आकाश गंगा में, हम सौरमंडल का यह आकाश जो हम मिल्की वे में है, क्या पता किसी और आकाश गंगा में भी जीवन है, वहां पर भी है। तो ये जो अजम्पशंस होती हैं वो इसीलिए। तो क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड में आपको क्या याद रखना है? क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े, और उल्का पिंड में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। और जब लाखों तारों का समूह हो जाएगा उसको हम कहेंगे आकाश गंगा। और हम कौन सी आकाश गंगा में है? मिल्की वे। तो ये एक छोटा सा चैप्टर, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से और बाकी सारे चैप्टर्स को भी बड़े ध्यान से देखें। अब बात करते हैं ग्रहों के विवरण के बारे में। बुध ग्रह की सबसे पहले हम बात करते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे हल्का ग्रह, और सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण अगर करेगा तो कितने दिन में? 88 दिन में सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट, शुक्र पृथ्वी का निकटतम, पृथ्वी से नजदीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, और इसे हम सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। और इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह यानी कि पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। और सूरज के चारों एक परिक्रमण ये 255 दिन में जो है वो पूरा करता है। मंगल की बात करें तो इसे हम कहते हैं लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, जैसे कि फोबस और डिमोस, और सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण करता है 687। तो इन तीनों से भी हम बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन अब तक यहाँ पर बन गए हैं? सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा बुध ग्रह है। सबसे हल्का बुध ग्रह है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का बहन बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को। ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह आएगा यहाँ पर। इसका ग्रह है गैनीमेड, और सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण में ये लगाता है 12 साल। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये सूर्य है हमारा, ठीक है, सूर्य है हमारा ये, यहाँ पे हमारा बुध ग्रह है, फिर यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया ये मरकरी के बाद वीनस, फिर उसके बाद आएगा हमारा अर्थ, उसके बाद आएगा हमारा मार्स, उसके बाद आएगी ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसके बाद है हमारा जुपिटर बृहस्पति,
उसके बाद है हमारा शनि, उसके बाद है हमारा यूरेनस और उसके बाद हमारा कौन-सा आएगा? यूरेनस के बाद हमारा होगा नेपच्यून। इस तरीके से ये 8 ग्रह हैं, जिसके बारे में आप नीचे देख सकते हैं, तो पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। शनि की बात करें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा और कौन-सा था? बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि है। इसका उपग्रह है टाइटन और सूरज के चारों ओर ये परिक्रमण करता है 29 साल में। अरुण अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज की 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने। इसका उपग्रह है टाइटेनिया और सूरज के चारों ओर ये परिक्रमण करेगा 84 साल में। ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे शूद्र पट्टी के बाद ये सारे हमारे जो हैं बड़े ग्रह हैं। आप देख रहे हैं ना स्पेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारे बड़े ग्रह हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा ग्रह है, फिर ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये फिर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये फिर चौथा बड़ा ग्रह है। तो यहाँ से सीरीज में ये बड़े ग्रह हैं। इस तरीके से आप यहाँ से इसको याद करके रख सकते हैं। और 5वें नंबर पर फिर हमारा कौन-सा आएगा बड़ा ग्रह? वो हो गई हमारी पृथ्वी। वरुण की बात करें तो यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। इसका उपग्रह जो है हमारा ट्राइटन है और सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण ये करता है 164 साल में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23 डिग्री 30 इंच यहाँ पे आएगा। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। तो एकमात्र उपग्रह इसका कौन है? वो चंद्रमा है। और पृथ्वी का व्यास जो है वो 6371 किलोमीटर है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब में क्या होता है? अक्षांश और देशांतर होती हैं। तो वो हमारा है चैप्टर सेकंड। तो अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ये सब आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, धरती माँ, हमारी गोलाकार नहीं है, चपटी हम बोलते हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, तो मध्य भाग में ये थोड़ी सी उभरी हुई है। तो ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों और महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। और ग्लोब पर एक सुई होती है जो ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसको हम कहते हैं अक्ष। ये होता है ग्लोब। और ये जो को सुई दिख रही है यहाँ पे, ये है अक्ष। ठीक है। इस पे आपको इंडिया पूरी दिखाई दे जाएगी, महासागर, महाद्वीप, कंप्लीट यहाँ पर आपको पूरा वर्ल्ड यहाँ पर आपको दिखाया जाता है इस पे। इसके अलावा ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी और दक्षिण ध्रुव। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। और इस रेखा में स्थित आधे भाग को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो आधा भाग हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध हम इसको बोलेंगे। अब आगे है अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत वर्त जो है हमारा, जो कि ग्लोब को दो भागों में बांटता है, उससे ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर, उसको हम बोल देंगे विषुवत रेखा। ठीक है। ये हमारा हो गया नीचे साउथ पोल और ऊपर हमारा हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है। और इसके जो सभी समांतर जो रेखाएं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं हमारी हो जाती है। ठीक है। विषुवत वर्त जो हमारा होता है वो शून्य अक्ष होता है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए विषुवत वर्त के बारे में, तो 0 डिग्री जो अक्षांश होगा। और विषुवत वर्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये पिक्चर्स के हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों विषुवत वर्त। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, जो यहाँ पर ग्लोब की सुई होती है, ठीक इसी तरीके से नीचे। तो ये जो ऊपर जो भी सारी रेखाएं होंगी, ये हमारी होंगी उत्तरी अक्षांश। और इसी तरीके से जो यहाँ दक्षिण में अक्षांश होंगी, उनको हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। अब अक्षांश की समांतर रेखाओं में कुछ रेखाएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो जो कर्क रेखा होती है वो होती है हमारी 23 डिग्री 23 इंच। मकर रेखा भी इसी तरीके से 23.5 डिग्री पे, 66.5 पे हमारी उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुववर्त होता है और 66.5 डिग्री में दक्षिणी ध्रुववर्त होगा। तो आपको रखना है कर्क रेखा जो हमारी होगी वो 23.5 पे, मकर रेखा 23.5 पे। उत्तरी गोलार्ध में है तो हम उसको बोल रहे हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री
डिग्री पे, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री पे है तो उसको हम बोल रहे हैं मकर रेखा। ठीक इसी तरीके से हम विषुवत वर्त जो उत्तर में है उसको हम बोल रहे हैं उत्तरी ध्रुव वर्त, और जो नीचे दक्षिण में है उसको हम बोल रहे हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। उष्ण ताप कटिबंध सबसे पहले देखते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और ये हमारा हो गया उष्ण ताप कटिबंध। तो ये कौन सा एरिया हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ये वाला एरिया, जो यहाँ पे हमारी कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में, और यहाँ पे हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, और ये इसके बीच का जो भी आपको एरिया यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या है, तो ये हमारे क्या है बेसिकली तापमान के ऊपर जो हमारे वर्गीकृत किए गए हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच वाले भाग का जो तापमान है वो हमारा मध्यम रहता है, मीडियम रहता है। इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये कर्क रेखा हमारी और ये उत्तरी ध्रुववर्त, इसके बीच में जो ये है ये हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ठीक इसी तरीके से ये हमारी मकर रेखा है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुववर्त है, और इसके बीच का जो ये एरिया है ये हमारा हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कलर यहाँ पर कलर कोडिंग की गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। शीत कटिबंध की बात करें तो जब ये एरिया हमारा बच गया है, ये सारा हमारा क्या है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध, ये उत्तरी शीत कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव जो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं आ पाता, तो इसीलिए यहाँ पर शीत कटिबंध। तो यहाँ पे हमारा तापमान सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे तापमान मध्य होगा, और यहाँ पे हमारी ठंड ज्यादा होगी। तो उत्तरी शीत कटिबंध से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी शीत कटिबंध से ये दक्षिणी ध्रुव पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है शीत कटिबंध। अब हम देखते हैं देशांतर क्या होती हैं। तो देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर को अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, और देशांतर वर्त हमारा 360 डिग्री का होता है। अब इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जो ये वाली लाइन है हमारी, ये है हमारी देशांतर रेखा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ें, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव, और इस तरीके से जो रेखा मिला रही है ये हमारी क्या है, देशांतर। और इसको हम कैसे मापते हैं, इसको हम मापते हैं अंश में, और अंश को फिर मिनट को और सेकंडों में विभाजित किया जाता है, और ये पूरा जो देशांतर है ये हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री कैसे, ये जैसे हमारा 0 हो गया, फिर यहाँ पर हमारा ये 30 है, फिर 60 है, फिर 90 है, यहाँ पे 120 दिखाया गया है, 150 दिखाया गया, 80 दिखाया गया, ठीक इसी तरीके से इसके पीछे भी। तो ये कंप्लीट हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब एक और टर्म और आई है, वो क्या है, याम्योत्तर। तो याम्योत्तर भी यहीं पे देख लेते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मध्याह्न रेखा कहते हैं। जहां पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यमयोत्तर को हम प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं। ठीक है, इसका मान की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर होती है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम बोलते हैं प्रमुख यमयोत्तर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख यमयोत्तर कौन सा है, तो 0 डिग्री पर है, और इस पर क्या है हमारा, ग्रीनविच शहर से होकर ये गुजरती है, और इसको हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो यहां से ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देती है 0 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर पीछे वाला 180 डिग्री। तो 180 पूर्वी गोलार्ध हो जाता है हमारा, और 180 हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो ये ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है कि इधर का भाग ईस्ट हो गया हमारा, और इधर का भाग हमारा वेस्ट हो गया। तो जो हमारा पूर्व और पश्चिम दो भागों में यहाँ बढ़ जाता है, सॉरी ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, डायरेक्शन इस तरीके से होती है। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट, एक सेकेंड, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है।
ठीक है? ये इस तरीके से यहाँ पर आपका होता है। तो इसका मान हो गया हमारा 0 डिग्री देशांतर और इसके पृथ्वी ने 2 भागों में इसको बाँटा तो ये हमारा पूर्वी में 180 डिग्री और यहाँ पर 180 पूर्वी ये पश्चिमी हो गया, 2 भागों में बाँट देती है। तो मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित का काम करती है। तो जो 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल। अब ये क्या होती है? ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है। पूर्वी देश पश्चिमी देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। तो ये जो 180 डिग्री या इसके पीछे है जहां पर कि हमारी आइडियल है, ये इसको आइडियल बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप क्या करते हैं, जो पूर्वी देश है, यहाँ वाले देश वो पश्चिमी से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। टाइम हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये यहाँ तक आते-आते लास्ट में एक एक दिन का पूरा फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो मानक समय हम किसे कहते हैं? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। तो सूर्योदय और सूर्यास्त हमारा प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी हमारी कैसे चक्कर लगाती है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, तो पश्चिम हमारा पीछे है और पूर्व हमारा आगे चलता है समय के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं देशांतर और समय का क्या फंडा है। तो समय के अंतर की गणना कैसे करते हैं हम कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है और कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है? और अगर हम इसको 1 घंटे को हम करते हैं 60 मिनट में, तो 60 बटे 15 यानी कि 4 मिनट में हमारा 4 डिग्री घूमती है। ठीक है? तो इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच के समय में 1 बजा होता है। ठीक है? पूर्व में और 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। ठीक है? 1 घंटे में 15 डिग्री आगे होगा और पश्चिमी हमारा 1 घंटे 15 डिग्री पीछे होता है। तो भारत का मानक समय अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का मानक समय क्या है? 22.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 इंच। इसको मानक याम्योत्तर कहते हैं हम और इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरा देश कौन-सा? भारत का, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। अब भारत ग्रीनविच के 82 साढ़े 82 पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उससे हम कितना है तो 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए आपने देखा होगा अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में जब हम सेट करते हैं टाइम तो हम कौन सा टाइम सेट करते हैं प्लस 5 घंटा 30 मिनट दिल्ली कोलकाता इस तरीके से ठीक है। तो हम 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 क्योंकि हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। लंदन का एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रीनविच वही है। तो पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले अगर हम 24 क्षेत्रों में बाँटें, तो प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर के तक के क्षेत्र को घेरेगा। ठीक है? तो पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जहाँ पर आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर की तरह। तो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए अक्षांश क्या होती हैं, देशांतर क्या होती हैं, इन रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कर्क रेखा, मकर रेखा का कौन-सा डिग्री को हम बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ताप कटिबंध आपको अच्छे से देखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन्स आपके आते हैं। और इसके अलावा आपको ग्रीनविच लाइन कौन से पे है, भारत की मान रेखा कौन से पे है, कितने डिग्री पे कितना मिनट होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर इस कैलकुलेशन को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये कैलकुलेशन का लेक्चर भी विजय सर ने बनाया है, तो वो भी आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, अगर इस स्पेसिफिक टॉपिक की आप अच्छे से और तैयारी करना चाहते हैं।
अब हमारा आ गया है नेक्स्ट चैप्टर, जो है पृथ्वी की गतियों के बारे में। अब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी अपने क्षेत्र पे घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे ऋतु चेंज होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो पृथ्वी की गतियों के चैप्टर से बनते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को जो ये पीडीएफ है, ये जो वीडियो है, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और आप इस पीडीएफ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सभी एनसीईआरटी, सभी क्लासेस की एनसीईआरटी और सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं। अगर आप इसे हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि प्रिंटेड नोट्स मुझे चाहिए, तो जो मैंने आपको बताया था, आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर। आपको, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम की, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, एएमआरएस, यूपीएससी, प्रिंसिपल लेवल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तो आप इस नंबर पर हमें अपना नाम, शहर का नाम, एग्जाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल बाय कोरियर के माध्यम से मिलता है। अब हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की गतियां हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमना है उसको हम कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहती है जो राउंड राउंड, उसको हम कहते हैं घूर्णन, घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना, घूर्णन। और जो सूरज के चारों ओर घूमती है एक स्थिर कक्ष में, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण किससे बना है? परिक्रमा वर्ड से, या परिक्रमा जैसे कि हम मंदिरों में परिक्रमा कहते हैं, यानी कि किसी और, परि यानी कि दूसरा, तो किसी और के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो इसको आप ना भूलें, इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। घूर्णन, घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना। परिक्रमण, किसी दूसरे पर, यानी कि सूरज के चारों घूमना। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आप मिक्स ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही याद नहीं रहता कि घूर्णन कौन सा है और हमारा परिक्रमण कौन सा है, तो वो आप जो है ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है हमारा? पृथ्वी का अक्ष क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है, और इसके कक्षीय सतह से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा है, हम ग्लोब भी इसी तरीके से कुछ देखते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव है, इसी तरीके से हमने ग्लोब देखा। ठीक है, तो जो पृथ्वी के कक्षीय कोण है, वो जो लंबवत होता है, वो आपका कितना होता है? 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री होता है। और पृथ्वी का कक्षीय समतल पर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा कितना होता है? 66.5 डिग्री। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है समकोण है, और ये कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये 66.5 डिग्री है, तो ये वाला लंब कितने का हुआ? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो कक्षीय सतह पर अगर कोण पूछा जाता है तो 66 डिग्री, और लंब पूछा जाता है तो 23.5 डिग्री। तो यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनता है उसे हम कहते हैं कक्षीय समतल। ये हमारा क्या कहलाया जाता है? पृथ्वी का कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी होती है। ठीक है, एक समय में आप देखेंगे ये भाग रोशनी पे है, तो ये भाग हमारा अंधेरे में होगा। ठीक है, तो सूर्य की ओर वाले भाग में तो दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। उदाहरण के लिए, भारत में दिन है तो हम क्या बोलते हैं? यूएस में क्या है? रात है। तो ये इसी के कारण है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का आकार है वो गोले के समान है, और एक समय में सूरज की रोशनी सिर्फ एक ही भाग पर पड़ती है। तो जहां सूरज दिखेगा वहां दिन है, और जहां नहीं दिखेगा वहां रात है। ठीक है, इसीलिए हम कुछ जगह पर दिन होता है और कुछ जगह पर रात होती है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। इसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, यहाँ पर दिन है, यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रदीप्ति वृत्त।
नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाती है? अक्ष यानी कि अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन करना, तो घूर्णन में कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे। तो घूर्णन के इस काल को पृथ्वी दिन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है? यानी कि उसके हर रोज की गति, यानी कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो एक दिन में चक्कर लगा लेती है, अपना पूरा कर लेती है, तो उस 24 घंटे को हम दिन कहते हैं पूरा। तो पृथ्वी की दैनिक गति है ये। अगर हम पृथ्वी की दूसरी गति की बात करें, जो कि सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे हम कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी 1 वर्ष या फिर साढ़े 365 दिन और 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि 365 और 6 घंटे के टाइम अराउंड और लेती है। तो 4 वर्षों में हम क्या कहते हैं, हम ऐसे तो अपना साल नहीं बनाते कि 365 और 4 घंटे अब हमारा साल खत्म हुआ, नहीं। हम तो जैसे ही 1 जनवरी लगती है, 31 की दिसंबर को रात के 12 बजते हैं और अगले दिन हम 1 जनवरी मना के न्यू ईयर मनाना शुरू कर देते हैं। तो अब जो 6-6 घंटे इनका क्या करते हैं फिर, इन 6-6 घंटों को मिलाकर 6 घंटों को अगर हम 4 साल में मिला देंगे तो कितने हो जाएँगे? 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि 1 दिन। इसीलिए क्या होता है कि 4 साल में 1 बार आता है लीप वर्ष। ठीक है? और ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, हम इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और इसीलिए हर चौथे साल में फरवरी के महीने में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं और ऐसा वर्ष जिसमें कि 366 दिन होते हैं, उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। यहाँ तक समझ आ गया? हमने यहाँ तक जान लिया कि कैसे दिन और रात होते हैं और ये कोण जो कि इम्पोर्टेंट है वो कैसे है, वो हमने यहाँ तक जान लिया और लीप वर्ष के बारे में जान लिया। तो चलिए अब हम जानते हैं ऋतुओं के बारे में। 1 वर्ष में 4 ऋतुएँ होती हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वसंत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। तो ये ऋतुओं में जो परिवर्तन है वो किस लिए होता है? ये क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वो होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। ठीक है? ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध कौन-सा था हमारा? ये वाला गोलार्ध। ठीक है? ये उत्तरी ध्रुव है ना हमारा, तो उत्तरी जो गोलार्ध होता है हमारा, वो हमारा कहाँ झुका होता है? उत्तरी गोलार्ध हमारा सूर्य की तरफ झुका होता है। तो जिसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं, वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में अब सूर्य की तरफ झुका है, तो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, सूर्य होगा तो गर्मी होगी, जब ज़्यादा रोशनी आएगी तो। तो 21 जून को उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और अब हम इस 21 जून के बारे में इतनी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि 21 जून को इन सभी क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि 21 सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है हमारा 21 जून को। सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात 21 जून को होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है? उत्तर अयनांत हम इसको कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण अब मकर रेखा जो है, मकर रेखा कहाँ होती है हमारी? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। तो वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में हमें मिलता है प्रकाश और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होगा, वहां इस पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत। तो इसके विपरीत यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ते हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं और इसे हम कहते हैं विश्व। 21 मार्च और 23 सितंबर को वो दिन जो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसको हम कहते हैं विश्व कहते हैं।
इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर होती है वसंत ऋतु। 21 मार्च को इसकी स्थिति विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 21 मार्च यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया है? यहाँ पर वसंत ऋतु उत्तरी ध्रुव में, और जबकि दक्षिण ध्रुव में क्या होगा? शरद ऋतु होगी। ठीक है? यहाँ पर शरद ऋतु है। ठीक उसी तरीके से विषुवत यहाँ पर आप देखेंगे वसंत ऋतु है 23 सितंबर को विश्व पे। यहाँ पर उत्तरायण में 21 जून के बारे में दिखाया गया है और यहाँ पर 22 दिसंबर के बारे में। और यहाँ पर ये सूर्य है, तो कैसे जो प्रकाश है वो पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ये दिन सबसे लंबा, छोटा या बराबर होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर हो गए हैं हमारे 3 चैप्टर। चौथे चैप्टर में अब हम जानेंगे मानचित्र के बारे में, यानी कि मैप के बारे में। ज्योग्राफी हो और बिना मैप के हो तो कैसे हो सकती है? अधूरी है। तो यहाँ से हम मानचित्र के बेसिक्स जो हैं वो सीखने हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र होता है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से आप चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका घर आपके स्कूल से या आपका जो भी है मार्केट से आपका कहाँ है, किसी भी स्टेशन से, तो आप कैसे बताएंगे? आप उसको बता पाएंगे इजीली कैसे? मैप से। आप कुछ तो मैप ड्रॉ करके बताएंगे कि यहाँ से सीधा जाना, यहाँ से टेढ़ा जाना, यहाँ से राउंड लेना, यहाँ से यू टर्न लेना, कुछ इस तरीके से तो आप मैप से करके बता सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर कोई चित्र खींच देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? मैप हो जाता है। इस मैप को जैसे कि आपने इंडिया का मैप देखा होगा, वर्ल्ड का मैप आता है मार्केट में, ठीक उसी तरीके से। अब कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि विश्व ग्लोबल के निर्माता किसे जाना जाता है? ये है मार्टिन बेहम को। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? किसने बनाया? वो है अनेक जी मेंडर। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थेनिस। ठीक है, तो ये नाम कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक मानचित्र क्या होता है, यानी कि फिजिकल मैप जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक चीज होती है, जैसे कि पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियां, महासागर, इन सबको जो मानचित्र दर्शाता है उसको हम कहते हैं भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र। दूसरा मैप है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र कौन सा होता है? राजनीतिक मानचित्र हमारा वो मानचित्र जहां पर राज्य, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाए। ठीक है, वो हमारा हो गया राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। एक हमारा होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कौन सा होता है? कुछ मानचित्र आपको विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क का मानचित्र बना देते हैं हम, वर्षा दिखाते हैं, वर्षा का मानचित्र है, वन और उद्योग, ये सब के जो विवरण देते हैं उनको हम कहते हैं विवरण वाले मानचित्र या फिर थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ये तो हो गए मानचित्र के टाइप्स, कौन कौन से मानचित्र होते हैं। अब हम जाते हैं मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी की बात करें तो मानचित्र क्या होता है? एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे मानचित्र के छोटे पैमाने पर हम खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बड़ा क्षेत्रफल वाला भाग दिखाना हो, महाद्वीप देशों को कागज पर दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे? अगर आपको पूरा इंडिया दिखाना है कागज पे तो आप कैसे दिखाएंगे? थोड़ा-सा ऐसे कुछ तो आप मानेंगे दूरी के लिए, या पूरा वर्ल्ड दिखाना है, बहुत दूरी है तो कैसे दिखाएँगे? तो कुछ हम मानक लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर हमारा 100 किलोमीटर हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं जब हमें बहुत बड़ी चीज़ दिखानी है, बहुत बड़ा दूरी है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाली एरिया उसको।
जैसे कि मानचित्र पर हम 5 सेंटीमीटर को मान लेते हैं 500 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, क्योंकि जो ये पैमाना है हम इसका बहुत ही छोटा मान रहे हैं, कहाँ 500 किलोमीटर और कहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र। लेकिन इसके विपरीत, जब हम एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे कि आपको अपना गांव दिखाना है, अपना शहर दिखाना है कागज पर, तो अब हम क्या करते हैं, हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं कि 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दिखाते हैं, और यहाँ हम 500 किलोमीटर ले रहे थे। तो इस प्रकार के पैमाने वाले मानचित्र को हम कहते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, पैमाना यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कि 1 सेंटीमीटर को माना गया है 10 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस मैप को दिखाना छोटी जगह है तो दिखाना बहुत ही आसान है। खेल का मैदान भी हमने इतने बड़े एरिया में दिखाया है। यहाँ पर पेड़ है, सामुदायिक केंद्र है, पोस्ट ऑफिस है, दुकानें हैं, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, यहाँ पर बाग है, यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर कुआँ है, यहाँ से जैसे कि यहाँ से रास्ता गया और यहाँ से रास्ता गया, यहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँच गए, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। दिशा, डायरेक्शंस, तो अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। तो ये तीर का निशान दर्शाता है दिशा। 4 मुख्य दिशाएं हमारी होती हैं, कौन-कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसको हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूर्व है, और इनके बीच की तो ये उत्तर पूर्व हो गई, ये उत्तर पश्चिमी हो गई, ये दक्षिणी पश्चिमी हो गई और ये दक्षिणी पूर्व हो गई। तो इसमें जो ये 4 मेन डायरेक्शंस हमारी होती हैं, इनको हम कहते हैं दिग्बिंदु, और ये हमारी मुख्य डायरेक्शंस होती हैं 4। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर हमें डायरेक्शंस का पता लगाना है, तो हम किसकी मदद से लगा सकते हैं? कंपास की मदद से, जो डायरेक्शन कंपास होता है, दिक्सूचक की सहायता से। तो यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं। इससे हमें कैसे पता चलता है? इसमें होती है एक चुंबकीय सुई, जो कि आपने साइंस की एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी, मैग्नेट के चैप्टर में। चुंबकीय सुई इसमें होती है जो कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रतीक यानी कि किसी भी मानचित्र पर प्रतीक वास्तविक आकार और प्रकार के विभिन्न आकृतियां, जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके हम दर्शाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, पेड़ और घास हमें दिखाना हो तो हम पेड़ को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं और घास को कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है? ये इसके हमारे प्रतीक होते हैं। तो प्रतीक में भी एक तो हमारा होता है रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक क्या होता है? विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीला रंग यानी कि जलाशय, पानी से, भूरे रंग से हम पर्वत दिखाते हैं, पीले रंग से पठार, हरे रंग से मैदानों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ये हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें रेलवे में बड़ी लाइन दिखानी है तो कुछ हम इस तरीके से दिखाएंगे, मीटर लाइन दिखानी है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन दिखाने हैं तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसी तरीके से सड़कें, तो ये हमारी पक्की सड़कें हैं और ये हमारी कच्ची सड़कें हैं। सीमा अगर हमें दिखानी है तो ये हम अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये राज्य और ये हम जिला दिखा रहे हैं। इसी तरीके से ये नदी, कुआं, तालाब, नहर और ये पुल दिखाया जा रहा है। ये मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और ये छतरी दिखाई जा रही है। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन, ये बस्ती हम दिखा रहे हैं तो ये कब्रिस्तान और ये पेड़ और घास। तो अब इसको अगर हम मैप के रूप में देखें तो आप यहाँ पर आराम से समझ पाएंगे कि कहाँ पर क्या चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी बस्ती है, यहाँ पर ये वसंतपुर है, ये डुमरी है, ये सुंदरपुर है, यहाँ से एक नदी आ रही है। ये क्या है आपको बताना है, ये हमारा किस चीज का सिंबल था देखो। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर विद्यालय है,
यहाँ पर कब्रिस्तान का सिंबल था ये, ठीक है? ये हमारा रेलवे स्टेशन है। इसी तरीके से अगर हम और देखें तो हमारी मीटर लाइन है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये कच्चा रास्ता है, ये यहाँ से पक्का रास्ता है, तो आप पूरा आराम से इसको बता पा रहे हैं। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र के बारे में अगर हम बात करें तो रेखा चित्र भी एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर आपकी याददाश्त पर डिपेंड करता है। जैसे कि या फिर आपके स्थानीय परीक्षण पर आपको अपने मित्र के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की कोई जानकारी नहीं है, तो आप एक कच्चा सा आरक्षण बता देंगे, ठीक है, यहाँ से सीधा गया, फिर मैंने लेफ्ट लिया, या फिर राइट लिया, फिर ऐसे यू टर्न लिया, फिर कुछ इस तरीके से आपने रास्ता सा बना दिया। तो ये क्या है? ये एक रेखा चित्र है जो आपने एक रफ तरीके से बनाया है। ठीक इसी तरीके से वो एक होता है खाका। खाका होता है हमारा छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। छोटे से क्षेत्र है लेकिन उसको हमने बड़े मैप पर खींच दिया। ये भी एक छोटे से एरिया का है, तो ये हमारा क्या होगा? खाके का ही एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप ये पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर चैप्टर 5 हम शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा और सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी के नोट्स भी आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानते हैं। तो आप सभी को जैसे पता है, पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है, जहां हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वो सब मौजूद हैं। यहाँ पर भूमि है, धरती है, जल है, हवा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें एक ग्रह पर हैं, वो है पृथ्वी, और जहां पर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अभी मंगल ग्रह या बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, जब वहां पर जीवन संभव होगा उसके बारे में आगे जब जानेंगे। तो पृथ्वी की सतह एक ऐसी सतह है जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। भूमंडल होता है, वायुमंडल होता है, और तीसरा होता है जलमंडल। भूमंडल यानी कि भू यानी कि धरती, धरती का मंडल। तो भूमंडल होता है पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, उसे हम कहते हैं भूमंडल। जो धरती है जहां पर हम रहते हैं, हमने अपने मकान बनाए हुए हैं, वहां पर हम रहते हैं, तो वो है हमारा भूमंडल। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। इस पे मिट्टी की पतली पतली परत होती है, उसका बना होता है, और इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि बड़े स्थलीय भूभाग को हम कहते हैं महाद्वीप, और बड़े जलाशयों को हम कहते हैं महासागरीय बेसिन। ठीक है? महाद्वीप और महासागर में हम इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड की है। इसमें आप विश्व के सारे महाद्वीप और महासागर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, प्रशांत महासागर है, यहाँ पर दक्षिण महासागर है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर महाद्वीप की बात करें तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया है, यूरोप है। हम कहाँ रहते हैं? हम एशिया में रहते हैं यहाँ पर, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारी चीजें आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक एक महाद्वीप के बारे में और एक एक महासागर के बारे में भी डिटेल में। तो विश्व के सभी महासागर जो है वो आपस में किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो है, ये आप देखेंगे आर्कटिक महासागर है कंप्लीट। तो ये आपस में सभी जो महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें विश्व की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की, तो ये 8,848 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना ग्रत है। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं जो आपको ये दिख रही है, 5-6 लाइनें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत, कितनी गहराई है? 11,022 मीटर। कहाँ पर है? किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
जापान की जुंको तोबई विश्व की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा 16 मई 1975 को। भारत के बारे में पूछे तो भारत की थी बछेंद्री पाल, यहाँ पर बच्चे छह आएगा, बछेंद्री पाल महिला, जिसने की 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा है। नेक्स्ट है महाद्वीप के बारे में अब जानते हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और एक विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, जैसे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सब क्या है? हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं। अब एशिया के बारे में सबसे पहले बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में एशिया फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, या ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कर्क और मकर दोनों गुजरती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो एशिया ही है। कौन सा महाद्वीप किस गोलार्ध में है? ऐसा महाद्वीप कौन सा है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। या ये महाद्वीप, दो महाद्वीप है, इन बीच कौन से जल जो है, जो भी इकाई है उससे अलग होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको हर एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। तो अगर एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। ठीक है, तो यूरोप एशिया के संयुक्त जो भूभाग है हम उसको कंप्लीट मिला के बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। अब बात करें अगर हम अफ्रीका की, तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन अगर आए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या आ जाएगा आंसर? अफ्रीका। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर और तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और ये कहां पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? विषुवत रेखा किस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है? अफ्रीका, जो दो भागों में अलग कर देती है। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कि कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? तो आंसर कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, कहाँ, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस महाद्वीप में आती है? अफ्रीका में आती है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक रेखा इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो वो महाद्वीप जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप। आर्कटिक रेखा किससे होकर गुजरती है? यूरोप से, और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से ये एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है और इसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि। तो हम बात करें अगर कि दक्षिण अमेरिका और जो उत्तर अमेरिका है वो जहां पर जुड़े हुए हैं, वहां किस चीज से वो जुड़े हुए हैं, कौन सी संधि है, उसका नाम पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिकी का जो ज्यादातर भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको हम एडीज के नाम से जानते हैं, एडीज पर्वत के नाम से, वो दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी। वो कहां पर है? अपनी दक्षिण अमेरिका में है। तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा दोस्तों उत्तर अमेरिका और ये हमारा है दक्षिण अमेरिका। ये जो स्थल संधि है इसको हम बोल रहे हैं पनामा। ये इसका नाम है पनामा जल संधि। तो ये स्थल संधि जो है ये स्थल का एक संकरा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जल स्थिति है उसका अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जल संधि है। तो जल संधि क्या होती है? बेसिकली जल संधि पानी का वो संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्र और महासागरों को जोड़े। स्थल संधि कौन सी होगी? जो दो भूभागों को जोड़े, जो दो स्थलीय भागों को जोड़े वो स्थल संधि, जो दो जल वाली इकाइयों को जोड़े वो क्या होगी? जल संधि हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये कहां पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। तो यहाँ पर इतनी, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ठंडी रहती है, तो यहाँ पर कोई स्थानीय मानव निवास नहीं है। यहाँ पर कोई घर वर नहीं बने हुए, कोई नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत से शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो वहाँ पर भारत के भी शोध संस्थान है। तो भारत के कौन कौन से संस्थान हैं जो अंटार्कटिका में है? जैसे मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। तो ये नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जलमंडल। जलमंडल के बारे में अगर हम पढ़ें तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल नीला लगता है। तो पृथ्वी का 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पर स्थल है। अब बोलेंगे, जब जल इतनी जगह पर है तो हम बार बार पानी को बचाने की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, चाहे वो महासागर का जल है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, वायुमंडल की जल वाष्प, हम सबको मिला के बोलते हैं 71%। तो जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसका 97% से अधिक माना जाता है महासागर में। और महासागर का जो पानी है वो 97% भाग उसका खारा जल पाया जाता है। और अधिक खारा होने के कारण मानव के उपयोग में नहीं आता है। इसीलिए हम जल को बचाने की बात करते हैं, जो क्योंकि 97% हमारा जल ऑलरेडी खारा है, वो पीने के योग्य नहीं है। और जो शेष जल है उसका भी बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों में, हिम नदियों में, भूमि के जल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं महासागर के बारे में बात करते हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो महासागर की हम प्रमुख 3 गतियों की बातें करते हैं। एक होती है तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा हो गया महासागरीय धाराएं। ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। और महासागर की बात करें तो हमारे 5 प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, 5 महासागर हैं। एक एक करके इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर पूछा जाता है तो कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सब इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी अक्षर जो होता है एस, उसके आकार का है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए एस आकार का कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर क्या है हमारा? एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। नेक्स्ट हम बात करें तो अटलांटिक महासागर के तट रेखा, दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रों और पतनों के लिए आदर्श स्थित है। तो ये दंतुरित तट रेखा क्या है? बेसिकली ये आप देखेंगे इस तरीके से कटी फटी सी। तो इस पर जो है पोताश्रय और पतनों के लिए ये जो है आदर्श इसकी स्थिति है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है अपनी दंतुरित तट रेखा जिसको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और वो देश कौन है? भारत, अपना हिंदुस्तान। तो यहां से ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है, ट्रायंगल शेप है इसकी। और इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर है हमारा जो, वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैलता है, ठीक है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से ये जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है? बेसिकली जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर एक गैस की परत से घिरी हुई है ये हमारी पृथ्वी, और इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं।
यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान और अन्य के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं, जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये आप देख सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अभी ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स हैं। आगे की क्लास में और इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल हमारा जो वो आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। सॉरी, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, 7th में थोड़ा और डिटेल में, उससे आगे की क्लास में और डिटेल में होगा। तो यहाँ पर सिर्फ नाम नाम की हम बात कर रहे हैं। तो वायुमंडल जो है मुख्यतः आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.093 और अन्य सभी क्या है 0.04% है। ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे ऊंचाई जाती जाती है, हम ऊंचाई होती जाती है, तो वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, तेजी के साथ घटता जाता है। पहाड़ों और पर्वतारोहियों को अपने हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही सांस में लेने में कठिनाई होती है और इसीलिए ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और वायु उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर बहती है। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो हमारी 7th 8th 9th 10th 11th 12th की ज्योग्राफी आएंगी, वहां पे ये लाइनें बार बार नहीं होंगी। अब उनके बेसिस पे जो है कंसेप्ट को हम समझेंगे, वर्षा कैसे होती है, कैसे जो है जल चक्र कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें। तो इन सभी लाइनों को आपको ना ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं जीव मंडल के बारे में। तो जीव मंडल क्या है? जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद होता है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत में और पादप जगत, इसमें बांट दिया जाता है। तो पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करते हैं। ये सारा क्या है हमारा, यहाँ पर आपको वायु दिखाई दे रही है, ये वायुमंडल, ये नीचे सारा जल है, तो ये हमारा जलमंडल हो गया। ठीक है, ये हमारा स्थल है, तो ये हमारा स्थल मंडल हो गया। और ये तीनों जहां पर पूरे क्रियाएं करती हैं, वो हमारा बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। अध्याय नंबर 6 है ये हमारा। तो पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर पर्वत है तो ऊंचा है, यहाँ पर पहाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर घाटी है, नीचे है, फिर पठार है इधर। ठीक है, ये झील यहाँ पर आप देख रहे हैं, नदी है, ये सहायक नदियां हैं, ये मैदान है, यहाँ पर स्थल संधि है, वितरिका है, डेल्टा है, नदी का मुहाना है, प्रायद्वीप है, तट है, जल संधि द्वीप है। तो ये वितरिका, डेल्टा, ये ऐसी ऐसी चीजें क्या होती है वो आगे हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो ये आप इस पिक्चर से आप इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह वो एक जगह सब जगह समान नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो प्लेन एरिया है, हिमाचल उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। ठीक है, गोवा जैसी जगह जाएंगे तो आपको बीच नजर आएंगे। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप होते हैं, कुछ भाग ऊंचे नीचे होंगे तो कुछ समतल भी होते हैं। तो ये जो स्थल रूप है वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब ये जो स्थल रूप बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं? तो एक है आंतरिक प्रक्रिया और एक है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य आंतरिक यानी कि प्रथम प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह जो है वो कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। और जो बाह्य प्रक्रिया है वो स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। आंतरिक क्रिया जैसे कि भूकंप आ गया तो आंतरिक हुई, कहीं से टूट गया, कहीं से दरार आ गई। ठीक है, तो वो सब। बाह्य जो ऊपर ही मिट्टी है वही अपर्दन हो रहा है, मिट्टी इधर से उधर बह रही है, तो ये सब पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जा रही है, ये अपर्दन है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, सतह हो जाती है नीचे
और निक्षेपण की क्रिया क्या होती है? वापस मिट्टी आके जम जाना। इससे क्या होगा? इसका फिर से निर्माण हो जाता है। तो अपर्दन का उल्टा है निक्षेपण। अब हम बात करते हैं पर्वत के बारे में। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। देख लेते हैं पर्वत कहाँ पर है, ये रहा। इसका जो आधार है वो चौड़ा होगा, यहाँ पे पूरा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और शिखर जो है वो इसका छोटा होगा। ठीक है। और आसपास के क्षेत्र से ये बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। यही तो कारण है ना कि जब आप उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल जाते हैं तो सर्दी वाले कपड़े आमतौर पर पैक करके ही लेके जाते हैं, वहां पर ठंडा आपको मौसम मिलता है। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ की नदियां होती है, जमी रहने वाली बर्फ की नदियां, उसे हम क्या नाम देते हैं? हिमानी। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक पर्वत हुआ, फिर उसके आगे एक पर्वत हुआ, तो उसको हम क्या कह देंगे? एक श्रृंखला वो बन जाती है। ठीक है। तो ये सैकड़ों किलोमीटर तक भी फैले सकते हैं, जैसे कि हिमालय है हमारा, पूरी फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। अल्प्स, एंडीज, ये एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। अब पर्वत जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वलित पर्वत, एक होता है हमारा भ्रशोंस पर्वत, और एक ज्वालामुखी पर्वत। अब हम इन तीनों पर्वतों के बारे में जानेंगे। हिमालय या फिर एल्प्स जो वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित है। ये वलित का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो बरशोंत। अगर हम बात करें वर्षोत की, तो ये जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो तब हमारा क्या हो जाता है? वर्षोंत पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि यूरोप की राइन घाटी, वोस्जेस पर्वत। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाता लगभग कि ये पर्वत कौन सा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप की राइन घाटी में जो पर्वत है वो किस पर्वत के प्रकार का उदाहरण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे होता है? जैसे कि ये हो गया भाग, कोई टूट गया तो कोई भाग तो हमारा नीचे की तरफ धस गया, कोई भाग हमारा ऊपर की तरफ चल गया, तो ये उबड़ खाबड़ सा कुछ हो गया इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं? वर्षोंत पर्वत। नेक्स्ट पर्वत की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी नाम से ही है कि ज्वालामुखी जो क्रियाएं होंगी उसके कारण बनेगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियमा, ये इन पर्वतों के उदाहरण हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ज्वालामुखी कारणों से ये बनती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो या फिर जापान का फ्यूजिमा किसका उदाहरण है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बहुत ज्यादा दबाव यहाँ पर पड़ता है पृथ्वी में नीचे, तो मैग्मा जो है वो निकलता है, मैग्मा यहाँ से निकलेगा, और वो इसी के कारण जो है पर्वतों का निर्माण होगा जब यहाँ पर ये ठंडे होकर जम जाते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पठार के बारे में। तो पठार क्या होता है? पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग होता है मेज के समान सपाट। ठीक है। और पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठार नए भी हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं। भारत में जैसे दक्कन का पठार है, केन्या में तंजानिया, और पूर्वी अफ्रीका का युगांडा, ये सब पठार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें समुद्र तल से, तो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है ये। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अफ्रीका का पठार भी है जहां पर सोना और हीरो के खनन के लिए जो प्रसिद्ध है। अब भारत में छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर लोहा, कोयला, जो है मैग्नीज, ये सब बहुत ही बड़े मात्रा में मिलते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित है मोनोकी पर्वत, जिसको हम हवाई द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें 10,205 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये है पठार। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैदान की। तो मैदान क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं।
ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो अधिकांश मैदान जो है नदियां या उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। जैसे कि एशिया में अगर हम बात करें तो गंगा जो नदी है उसके प्रमुख मैदान है। ये यहाँ पर मनुष्य रहने के लिए, खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर खत्म होता है 6। अब हम पढ़ते हैं हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में, चैप्टर नंबर 7। तो भारत क्या है? भारत एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में बात करें तो अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर, ये भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख किलोमीटर के करीब इसका क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 और पूर्व से पश्चिम में 2900 किलोमीटर है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री पे जो है वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8.5 से लेकर लगभग 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांशों के बीच में है। और पश्चिमी से लेकर पूर्व तक भारत के विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्व देशांतरों के बीच में यह है। इसी तरीके से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत ही अधिक अंतर हो सकता है। तो इस तरीके की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग कितना होता है? 2 घंटे होता है, क्योंकि एक जो देशांतर है वो कितना होती है? 4 मिनट। हमने ऊपर पढ़ा है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का लगभग 2 घंटे का समय होता है। तो सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? पूर्व में, पूर्व से सूर्य उदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब हम देखते हैं राजनीतिक व प्रशासनिक विभाजन के बारे में। तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनकी संख्या इधर-उधर हो गई हो, तो आप अपनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर लें ज़रूर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो तब के अकॉर्डिंग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और राज्यों का निर्माण किस आधार पर हुआ? मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य है गोवा, और राज्यों को फिर आगे किसमें बांटा जाता है? जिलों में। अब हम बात करते हैं भौतिक विभाजन की। तो भारत में भौतिक आकृतियां अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। तो भारत के उत्तर में है हिमालय, हिम जमा आलय इसका संधि विच्छेद होता है, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित है जो श्रृंखला, उसको हम कहते हैं वृत्त हिमालय या फिर हिमाद्री। इसी श्रृंखला में फिर विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल जिसको हम बोलते हैं। फिर हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला होती है। तो हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, या फिर यूं कहें वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और इन श्रृंखलाओं से नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान है, जबकि पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में से टूटा फूटा है। तो यही कारण है कि पूर्वी घाट पर हमारे बंदरगाह ज्यादा है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा।
ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? या फिर जो ये डेल्टा है, ये कौन-कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, अंडमान एंड निकोबार जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम बात करते हैं एक-एक स्टेट के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। तीसरा राज्य है असम, असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। फिर नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। उसके आगे है केरल और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। फिर उसके आगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये है 28 स्टेट। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली है। लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो लद्दाख की राजधानी है लेह। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है अब, तो उसकी राजधानी है दमन। जम्मू और कश्मीर की राजधानी की बात करें तो गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। जम्मू और कश्मीर एक स्टेट होता था, इसको कि अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है। देश के अन्य नामों के बारे में हम जानें तो देश के अन्य नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त क्योंकि आर्य यहाँ पर सबसे पहले आए थे, और भारत, ये सभी भारत के नाम हैं। देश की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। देश का क्षेत्रफल है टोटल 32,87,263 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। कुल राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कुल जिले 748 हैं और कुल गांव हैं 6,64,369। ये जो कुल जिले और कुल गांव हैं, ये संख्या जो अभी हाल ही में जनगणना हुई थी उसके डाटा के अकॉर्डिंग है। देश का अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक। देश का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर। तो ये आपने जो है वो देखा होगा ऑलरेडी, जो हमने बात की थी ऊपर अक्षांश और देशांतर पढ़ी थी सेकंड या थर्ड चैप्टर वहां पर। नेक्स्ट है पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार है 2934 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। मानक समय के लिए चयनित जो स्थान है वो है अपना इलाहाबाद। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी की बात करें तो 876 किलोमीटर है और देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा से सटे हुए देशों की बात करें तो नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और समुद्र की बात करें तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों टच करते हैं भारतीय सीमा को। राष्ट्रीय आदर्श शब्द की बात करें तो वो है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय फूल है आम, फल है आम, फूल है कमल। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश है, राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है मुंबई और सबसे पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य है गुजरात, तो उत्तरी राज्य है कश्मीर। सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म पूछी जाए तो इंद्र सभा है जो 1933 में बनाई गई थी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल और सबसे कम वर्षा जहां पर होती है वो जगह है ले। तो यहाँ पर मैंने कुछ और फैक्ट्स भी ऐड किए हैं एनसीईआरटी को छोड़ के, ताकि आप लोग साथ ही साथ ये सब भी याद कर लें भौगोलिक स्थिति की। जब हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी क्या उसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, राजधानी क्या है, कौन सबसे बड़ा राज्य है, कौन सबसे छोटा, इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग के लिए ऐड कर दी है ताकि आप लोग वो भी कर लें। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इस जो एनसीईआरटी है 6 क्लास की, इसका लास्ट चैप्टर जो है भारत के बारे में, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में, चैप्टर नंबर 8। तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, जैसे कि तापमान कितना है, वर्षा होगी कि नहीं, सूर्य की किरणें, सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब कितनी धूप होगी कितनी नहीं। तो ये सब मौसम है। जहां पर हम बात कर रहे हैं आज की, सुबह मौसम ठीक था, आज दोपहर सुबह मौसम साफ था, शाम को बिगड़ गया, तो वो मौसम। लेकिन अगर हम इसी बात की, मौसम की एक लंबे समय तक की बात करें तो वो हो जाएगी जलवायु। ठीक है। तो भारत के प्रमुख मौसम की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? सर्दी, सर्दी होती है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, ठंडा मौसम होता है। गर्मी की बात करें तो मार्च से मई तक का मौसम। वर्षा की बात करें तो जून से सितंबर तक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम। शरद ऋतु की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। शीत ऋतु क्या होती है? ठंडे मौसम में सूर्य की जो सीधी है किरणें नहीं पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, उत्तर भारत में तापमान हो जाता है कम और वहां क्या हो जाता है, शीत ऋतु हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिसके कारण तापमान अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं जिसको हम कहते हैं लू। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर वर्षा का मौसम। तो यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय होता है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब ये पवनें पहाड़ से टकराएंगी तो क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट है मानसून से लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु। तो इस समय पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मौसम के लौटने का समय होता है, यहाँ पर आएगा मानसून के लौटने का समय होता है। तो जो भी ये इस पीडीएफ में करेक्शंस है वो आपको करेक्ट हुई मिलेगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी कि इसको बनाने के बाद। तो पीडीएफ में जो भी छोटी मोटी मिस्टेक है जहां पर भी, तो वो आपको पूरी एडिट होके ही मिलेगी। एक दो रह जाए तो वो आप देख लेना, बाकी मेजरली मैं यहाँ पर सारी की सारी एडिट कर दूंगी इसको। तो भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश से इस मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करें जलवायु की। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा है वो होती है जलवायु। जैसे कि भारत की जलवायु की बात करें तो क्या है, मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु है। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मौसम। तो किसी भी स्थान की जलवायु डिपेंड करती है उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी कितनी है और उच्चावच, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है कहीं की स्थान की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता है। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर क्या है, बहुत ही गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है। समुद्र तट होने के कारण ये बहुत अधिक आर्द्र है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में स्थित माउंसीराम में। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है। भारत उष्ण कटिबंध में आता है। अब आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो जो पौधे, घास और झाड़ियां बिना मनुष्य की सहायता से उग जाएं, जिनको उगने के लिए मनुष्य की जरूरत नहीं, अपने आप ही उग जाएं, झाड़ियां कहीं भी हो जाती हैं, खाली प्लॉट पड़ा हो तो वहां झाड़ियां उग जाती हैं, घास उग जाता है। तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति है। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है। किसी जगह पर किसी प्रकार की घास झाड़ी दिखाई देंगी तो किसी और जगह पर कुछ और तरीके की। नेक्स्ट है वन्य प्राणी। तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत संख्या में पाए जाते हैं। बहुत सारे सरीसृप पाए जाएंगे, उभयचर मिलते हैं, पक्षी, स्तनधारी मिलते हैं, कीट या कर्मियों का निवास होता है। तो ये नीचे जो आप पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, जैसे कि वन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम वनों के बारे में बात कर रहे हैं तो इन वनों से
ये पेड़ एक वन को दर्शा रहा है यहाँ पर। और पेड़ों से क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि फर्नीचर हम बना सकते हैं, खेल का सामान बन जाता है, ईंधन बनता है, चारा भी इन्हीं से मिलता है, आश्रय घर बना सकते हैं, दवाइयाँ, ठीक है? ऑक्सीजन हमें मिलती है, शहद मिलता है, फल मिलता है, गोंद, लाख मिलती है, वन्य जीवों के लिए जो प्राकृतिक आवास है ये, इमारती लकड़ियाँ, रबड़, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है वृक्ष। वृक्ष मिट्टी को भी बाँधे रखते हैं, तो अपरदन को रोकते हैं। बाघ क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो गुजरात के जो गिर वन है, वहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं एशियाई शेर। हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिल जाते हैं। ऊंट की बात करें तो भारत के रेगिस्तान में, और जंगली गधा मिलता है कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू ये सब कहाँ मिलते हैं? हिमालय के क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से जानवर हैं, जैसे कि बंदर है, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये सब भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख ये सब मेन है। और सांपों की बात करें तो सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां भारत में मिलती है, जिसमें कि कोबरा और करैत ये प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, और बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो समाप्त भी हो चुकी हैं। तो उनको बचाने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार ने नेशनल पार्क बनाए हुए हैं, पशु विहार बनाए हुए हैं, जीवन मंडल बनाए हुए हैं और आरक्षित क्षेत्र भी बनाए हुए हैं। जैसे पक्षियों के लिए राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बनाए हुए हैं। तो सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना की भी जो है शुरुआत की थी। तो ये यहाँ पर खत्म होती है आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की ज्योग्राफी की, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, मिस्टेक्स जो भी होंगी, एक आधी जो भी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर मैं आपकी सारी क्लियर कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ज्योग्राफी की सीरीज आप लोग के लिए 6 की एनसीईआरटी थी। इसी तरीके से 7th, 8th, 9th, 10th और 12th तक की एनसीईआरटी आप लोग के लिए आएगी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप घर बैठकर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी एग्जाम की तैयारी आप आराम से कर सके। आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें भी बुक जो है निशान लगा सकते हैं, या आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके लिए जो भी क्वेश्चंस की सीरीज होगी वो भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई सजेशन है कि आप किस तरीके से चाहते हैं एनसीईआरटी कवर की जाए, तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजना बिल्कुल भी ना भूलें, वहां पर इसको जरूर शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फिर आगे की जो एनसीईआरटी की सीरीज है वो डाउनलोड की जाएंगी, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इसके अलावा बाकी और सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी भी अपलोड कर दी गई है, फटाफट से जाके देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।